हेलो दोस्तों, करना क्लासेस के चांद सितारों, कैसे हो आप? आइए, स्वागत है आपका। अब हम चलते हैं अपने 2025 के नवोदय विद्यालय के फेज फर्स्ट के पेपर पर। हमने जो पिछली बार उसको सॉल्व किया था, उससे अगले पार्ट में हम मैथमेटिक्स वाला पार्ट देखते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से जो क्वेश्चन हैं उनको हम हल करेंगे। देखिए मेरी करना क्लासेस के चांद सितारों, आपने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं उनको देखा था, ठीक है। उसके बाद में इस पार्ट में अभी हम आज इस पेपर को पूरा करेंगे। आप देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि साय 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य में कोण कितना बना। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि घड़ी की सुइयों की जो दिशा है वो कैसे रहेगी और किस तरह से 6 बजे वो सुइयां किस एंगल पर रहेंगी। तो उस आधार पर हम जो है कोण डिसाइड करेंगे और आपको जो है मेरे एक वीडियो में और घड़ियों द्वारा बनाए गए कोणों के बारे में पूरी तरह से जो है बताया गया है। आप जो है मेरी वीडियो देख के और आप उसको डिटेल में जान सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक बार पुनः उसको रिपीट करके और बताऊंगा शॉर्ट में कि किस तरह से सुइयां कोण बनाएंगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक घड़ी किस तरह से छह बजे जो है घड़ी की सुइयों की जो दिशा होगी वो इस तरह से होगी। कंडीशन मिनट की सुई 12 पे होगी और 6 पर घंटे वाली सुई होगी। तो इस तरह से अगर सुइयां हैं तो उनके बीच में देखा ये एक सरल रेखा बनी हुई है और सरल रेखा का कोण जो है वो इसमें यहां पर बनेगा कितने का 180 डिग्री। सरल कोण इसको हम बोलेंगे। सरल कोण क्या क्या होगा वो सरल कोण। एक साइकिल के पहिए में 24 तीलियां हैं, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। और दो संलग्न तीलियों के बीच में कोण बताइए। तो हम यहाँ पर एक चीज को हम जो है ध्यान में लाएंगे, किसको कि साइकिल का पहिया कैसा है वृत्ताकार, ठीक है। और वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनते हैं जितने भी, उन सभी का योग कितना होता है योग कितना होता है 360 360 डिग्री होता है। अब इसके अंदर दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि 24 तीली हैं, ठीक है। ये जो तीली हैं इसमें 24 हैं। ये कितनी तीलियां हैं 24। और 24 तीलियों के बीच में कोण जो है वो बराबर बनेंगे। दो तीलियों के बीच में कितना कोण बनेगा वो हमें यहां पर निकालना है। तो अब देखिए कुल कोण जो है 360 है और 24 तीलियों के बीच में 24 कोण बन जाएंगे। तो 24 का इसमें हम क्या दे देंगे भाग, 24 का भाग दे देंगे तो एक कोण का मान आ जाएगा। देखो 24 यहाँ 36 में देंगे, 24 से कम 24, यहां से 12 बच गए, 12 पे जीरो लगेगी 120 और 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 15 डिग्री यहां पर आया है 15, ठीक है। ये इसका आंसर है। निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ये अगला क्वेश्चन हमारा। और कितना है और किसका अधिक क्षेत्रफल है ये हमें बताना है। देखिए आयत दे रखे हैं और आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम इन सभी में लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, क्षेत्रफल का सूत्र आ जाए, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे 18 गुणा 10, 18 गुणा 10 करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है 180। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे 18 गुणा 10 बराबर 180।
इसका वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी, इसका तो आया 180, इसका देखो 14, 14 का वर्ग होता है 196, 14 14 196, ठीक है। तो इसका आ गया 196 वर्ग सेमी, 196 इसका है। यहां पर देखिए इसकी जो लंबाई 16 दे रखी है और चौड़ाई 20, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है बच्चों, क्योंकि इसकी ये जो चौड़ाई है वो इससे भी कम है, देखो इस वाले से तो कम है, तो इसको हम 12 मान लें, ठीक है 12 मान लेंगे। तो 16 गुणा 12, 16 गुणा 12 करेंगे, 16 दूना 32, हासिल 3, 16 कम 16 और 3 19, 192 वर्ग सेंटीमीटर इसका है। और इसका 17 गुणा 11 करेंगे, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिख रखा है लंबाई गुणा चौड़ाई, 17 गुणा 11 करेंगे, 17 एकम 17 का 7 हासिल 1, 17 एकम 17 और 1 18, 187 वर्ग सेंटीमीटर इसका आया है। तो इसमें पूछा है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है और कितना है, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे अधिक इसका 180 है, 196, 192, 187, तो 196 है। और कौन से वाले का है, इस बी वाले का, ठीक है। तो हमारा आया था 196 किसका, बी का, तो ये 196 बी का ये वाला है। इसमें देखो पी क्यू आर एस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दिखाया गया है। तो P ने कितने प्रश्न हल किए हैं, Q ने कितने किए हैं, R ने और S ने कितने कितने किए हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। P ने 4, Q ने 6, R ने 8 और S ने 10 प्रश्न हल किए हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि उपर्युक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए Q और R ने मिलकर P और S से दोनों से अधिक हल किए हैं, कितने प्रश्न अधिक हल किए हैं। तो हम Q और R के जोड़ लेंगे और P और S के जोड़ लेंगे, दोनों को उसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो Q प्लस R कितना है, Q के 6 और 10, 6 प्लस 10 16, और यहां पर देखेंगे P और S, P और S, P 4 S 8 12, दोनों को घटा देंगे 4, ए इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए अगला कह रहा है कि 33/40 में से क्या घटाएं कि 11/40 प्राप्त हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर आप एक बार ध्यान रखना कि जब ऐसा सवाल आए तो हमें मानना पड़ेगा कि माना कि उसमें से x घटा दें, तो 33/40 माइनस x बराबर 11/40, क्योंकि ये कह रहा है कि 11/40 प्राप्त हो जाए, तो हम उसको बराबर में रख देंगे, एक समीकरण बन जाएगा और x का मान निकल के आ जाएगा। देखिए 33/40 माइनस x बराबर 11/40, जैसे प्रश्न ने कहा है वैसे ही हमने इसको जमा दिया। अब हम इसका पक्षांतरण करेंगे, 11/40 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x को इधर लाएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों पक्षांतरण का एक नियम है, जब भी समीकरण में हम किसी संख्या को दूसरी साइड में LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, LHS से RHS में ले जाएं और RHS से LHS में ले जाएं तो संख्या का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का तो माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है और भाग का गुणा हो जाता है। तो ये इस तरह से इस नियम को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 11/40 को उधर ले गए तो माइनस 11/40 हो गया, और x को इधर लाए तो प्लस x हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 33/40 माइनस 11/40 बराबर ये x, तो x का हम इसको हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, बटे में 40 है, ठीक है, तो ये 40 है, 33/40 माइनस 11/40 और ये बटे में 40। अब
दोनों में 40-40 हैं तो 40 इसका लघुत्तम होगा। तो 40 लघुत्तम में इनका एक एक बार भाग जाएगा, एक को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 33 और ये -11 आएगा, और 33 - 11 को घटाएंगे 33 में से 11 को तो 22/40, और इसको काट लेंगे 2 से 11 बार और ये 2 से 20 बार, यानी कि 11/20 x का मान आया है, और 11/20 हमारे पास में है, ए इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान। और अब देखिए, एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है, 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से, और वो 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से उसको बेच रहा है। तो 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसको कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, वो यहाँ पर हमको निकालना है। तो हमें यहाँ पर जो दे रखा है कि 5 टॉफी कितने की खरीदी है, 1 रुपए की, और 4 टॉफी बेची हैं 1 रुपए की, यानी कि वो लाभ तो कमा रहा है। अब देखिए कैसे इसको हम निकालेंगे, यहाँ पर हम इसको देखेंगे। देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि 5 टॉफी का क्रय 1 रुपया, चूंकि 5 टॉफियों का जो क्रय है वो 1 रुपया, इसलिए अब 20 का निकाल लेते हैं। इसलिए 20 टॉफियों का क्रय मूल्य, तो 20 का देखो, 5 टॉफी का 1 है ना, तो 20 कितना है, 5 चौक 20, 4 गुना हो रहे हैं, तो इसको 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 4 रुपए। 20 टॉफियों का मूल्य आ गया 4 रुपए। अब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं कि 1 रुपए की कितनी टॉफी हैं, 4। तो यहां पर चूंकि 4 टॉफियों का विक्रय मूल्य 1 रुपए, इसलिए 20 का ही निकालो, 20 पे ही हम इसको हल कर रहे हैं। 20 टॉफियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो 4 से 4 का 1 है, और फिर 20 का करेंगे, 4 पंजे 20, 5 गुना हो रहे ना, तो इसको 5 से गुना कर देंगे, 5 रुपए। यानी 20 टॉफियों को अगर खरीदें तो कितने की हैं, 4 रुपए की, और बेच रहे हैं तो कितने की, 5 रुपए की। अब यहां पर देखिए 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितनी टॉफियां बेची हैं, 20। अब हमारा सवाल आसानी से हो गया होगा, आपके समझ में आ रहा होगा। तो 125 का लाभ कमाने के लिए कितनी टॉफी बेचेंगे, 125 से 20 को गुणा करेंगे कि नहीं। हाँ, देखिए यहां पर चूंकि 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए टॉफियों की संख्या कितनी है, 20, इसलिए 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितनी आएंगी, तो 125 गुणा 20, 12 गुना 24, तो 125 का लाभ कमाने के लिए कितने आएंगे, 125 को 20 से गुणा कर देंगे, तो 125 दूनी के 250 और 1 जीरो ये, यानी कि 2500 टॉफियां उसको बेचनी पड़ेंगी, तब जाके 125 रुपए का उसको लाभ होगा। तो 2500 टॉफी है क्या, देखो ये रही 2500 टॉफी। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए एक बार, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अब देखो बच्चों, यहाँ पर टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपए का खरीदा है और उसमें 3400 रुपए की मरम्मत करवाई है, फिर उसको 56,030 रुपए में अपने मित्र को बेच दिया। अब हमें यहाँ पर लाभ या हानि निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो कुल क्रय मूल्य है कितना है बताओ? क्या 55,000 है? नहीं, उसमें मरम्मत भी तो करवाई है उसने, यानी जेब से कितने रुपए लगाए हैं? जेब से उसने 55,000 के अलावा 3400 रुपए और लगाए हैं, तो टोटल जो क्रय मूल्य है वो 55,000 प्लस 3400 हो जाएगा। ठीक है, कुल क्रय मूल्य कितना है? 55,000 प्लस 3400, ये आ गया हमारा। देखो इकाई का अंक जोड़ेंगे 0, दहाई का अंक 0, सैकड़े का अंक 4, हजार का अंक 5 और 3 8, और ये 10,000 वाला अंक इसमें नहीं है, ये 5 है, यानी कि 58,000 और 400 रुपये इसका कुल क्रय मूल्य आया है। और बेचा कितना है? 56,030 रुपए में। तो बच्चों यहाँ पर सीधा समझ में आ रहा है कि उसने जो जेब से रुपए लगाए हैं वो ज्यादा लगाए हैं, और जब बेचा है तो उसे कम रुपए मिले हैं, 56,030 रुपए। तो हानि हो गई, और हानि के लिए हम जो है विक्रय मूल्य को इसमें से क्रय मूल्य में से घटाएंगे। तो इसमें से 56,030 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। 0 में से 0, 0 में से 3 गए तो 7। ठीक है, आया समझ में? यहां पर बाकियों में बच्चों एक नियम है कि जब कोई संख्या घटती नहीं है, कब नहीं घटती है? जब अपने से नीचे कोई संख्या बड़ी हो तो घटेगी नहीं, लेकिन घटानी पड़ेगी। घटेगी नहीं लेकिन घटानी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा अंक ऊपर वाले से कह देता है कि भैया मैं घटूंगा तो तेरे में से, चाहे कुछ भी हो, अब तू मेरे से बड़ा बन, कैसे भी बन। ऊपर वाला अंक कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पड़ोसी मजबूत है, मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, मैंने पड़ोसी से अच्छा व्यवहार बना रखा है, वो जरूरत पर मेरी मदद करेगा। तो पड़ोसी ऐसा ही होना चाहिए। ये हमें सीख मिलती है कि पड़ोसियों से मित्रवत व्यवहार रखेंगे तो पड़ोसी कभी भी काम आ जाता है, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, ये शुद्ध संस्कृति का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पर पड़ोसी कैसे बड़ा करता है वो देखो। 0 में से 0 चली गई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, बराबर है दोनों, तो 0 ही बची, कुछ नहीं है खाने को। इसमें से ये नहीं जाता है, इसने कहा कि भैया मैं तो तेरे में से ही घटूंगा। इसने कहा ठीक है मैं पड़ोसी के पास जा रहा हूं। इससे जाके रोजना रोया, दुखड़ा रोया कि भाई मेरी मदद कर, एक अंक है जो मेरे से बड़ा है, वो कह रहा है कि मैं घटूंगा तो तेरे में से, लेकिन वो मेरे से बड़ा है, कैसे घटेगा, अब तू मुझे बड़ा बना। इसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस तेरे को इतना बड़ा बना दूंगा कि वो झटाक से घट जाएगा और तुझे कुछ बच भी जाएगा। ठीक है, इसने इसको 1 दे दिया, ले जाए, और बाकी में देने के बाद लेते नहीं है। ठीक है, 1 दे दिया, 1 देते ही ये जो है 10 बन गया, और 10 में से 3 गए तो 7 खुद के पास और बच गए। ऐसा पड़ोसी होता है। ठीक है, 7 लेकिन ये इसने 1 दिया तो ये खुद कितना रह गया? 3, 1 कम हो गया ना, और 3 में से 0 गए तो 3, 8 में से 6 गए तो 2, 2370 रुपए की हानि हुई है। तो 2370 रुपए यहां पर हैं, ये हैं, लेकिन ये लाभ के हैं और ये हानि के, ये रहे 2370। ठीक है, अब ये प्रश्न जो कह रहा है कि इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, अब हम इसको सरल करेंगे। सरल करने पर देखेंगे कि 22 सभी के नीचे है, 22 इसका लघुत्तम ले लेंगे। 22 लघुत्तम लिया, ये ले लिया, इस 22 का इसमें भाग देंगे, और जितनी बार भाग जाएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे, फिर इसका देंगे,
ऊपर वाले से गुणा करेंगे, जितनी बार उसका भाग जाएगा उसको, ठीक है, इसका देंगे, ऐसे ही देते जाएंगे। तो सभी का भाग जो है एक एक बार जाएगा और एक एक को ऊपर वाले अंक से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला है जितना ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 5, इसके बाद में निशान किसका है प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। यहाँ कितना आएगा 22 का एक बार, एक को 7 से गुणा करिए तो 7 यहाँ रख दिया। चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ 9 आ जाएगा, माइनस और यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस प्लस के अंक कितने हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे और माइनस माइनस के कितने उनको आपस में जोड़ लेंगे। फिर जो बड़ा होगा उसमें से छोटे अंक को घटा देंगे। बड़ा माइनस का होगा तो माइनस के बच जाएंगे और प्लस का होगा प्लस के बच जाएंगे। प्लस प्लस और प्लस, 5 और 7 12 और 9 21, 21 आए हैं प्लस के और माइनस का देखो 3 और 1 4, माइनस के 4, यानी कि यहाँ पर बच गए 17। 17 किसके बचे, ऊपर तो बच गए 17 और नीचे बच गए, नीचे 22 है, ये 17/22 कहाँ है, ये हमारा उत्तर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस प्रश्न को, इसको देखेंगे तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है 8 माइनस बड़ा कोष्टक 18 माइनस मंझला कोष्टक 16 माइनस फिर छोटा कोष्टक शुरू 5 माइनस 4 माइनस 1 का बार, फिर सारे कोष्टक बंद हैं। अब ये किसके बराबर है, ये इसमें से हमें देखना है। तो बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो बोर्डमास नियम है वो बोर्डमास नियम यहाँ पर काम करेगा। बोर्डमास नियम क्या कहता है, वो आप हमारे इस चैनल पर एक वीडियो डली हुई है, उसमें बोर्डमास नियम के बारे में मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है। तो आप चैनल की जो वीडियोज हैं उनमें देखिए, बोर्डमास नियम वाली वीडियोज खोल के देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ पर मैं एक शॉर्ट संक्षिप्त में इसको रिपीट कर देता हूँ। बोर्डमास नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल कीजिए, ब्रैकेट में अगर बार है तो सबसे पहले उसे हल कीजिए, और ब्रैकेटों में भी अगर बड़ा मंझला और छोटा कोष्टक है तो छोटे को, फिर मंझले को, फिर बड़े को लास्ट में, उसके बाद में भाग गुणा जोड़ बाकी अगर है उसमें तो सबसे पहले भाग, उसके बाद में गुणा, फिर जोड़ और लास्ट में बाकी को हल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बार है तो यहाँ पर जो ये संख्या है 4 में से 1 गया तो 3 बचेगी, और ये फिर इसके बाद में 5 में से 3 गए तो यहाँ 2 बचेंगे, और फिर इसमें 16 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 14, और फिर 18 में से और ये 14 गए तो कितने बचे 4 बचे हैं, और लास्ट में 8 में से ये 4 अगर गए तो 8 में से कितने 4 बचे, ठीक है। अब मैंने यहीं पे इसको कर दिया है, कितने बचेंगे 4। तो मेरी क्लास के चांद सितारों, देखिए मेरे नन्हे मुन्ने कलाकारों, यहाँ पर आज हमने जो 2025 में नवोदय विद्यालय का फेज फर्स्ट वाला जो पेपर था उसका मैथमेटिक्स वाला पार्ट पूरा कर लिया है। अगले वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक और सवाल लेकर आऊँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।